तो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 9 घटना चक्र सामान्य विज्ञान का। तो 1990 से लेकर 2023 तक के इसमें सारे प्रश्न पत्र इंक्लूड हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स। तो आर ओ चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं और साथ ही साथ आपको मतलब बहुत सारे रिवीजन हो जाते हैं यहाँ से। तो इसको कर लेंगे तो सब्जेक्ट वाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं लेक्चर वाइज सारे के सारे घटना चक्र कंप्लीट करवा रही हैं हम लोग। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेस्ट करिए। टेस्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे या फिर चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 9 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आज हम करेंगे तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 1 नामक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। अंतरिक्ष विज्ञान के समूचे इतिहास में पहला महत्वपूर्ण घटना थी। 96 मिनट में धरती की एक परिक्रमा कर लेता था यह। 92 दिनों में धरती की कक्षा में घूमता रहा और इसने पृथ्वी की लगभग 1400 परिक्रमाएं की। 3 नवंबर 1957 को रूस ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में भेजा। इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया भी भेजी गई थी। इन कुछ एक प्रारंभिक प्रयासों के बाद मानव सहित यान भेजने की चेष्टा की गई। रूसी यान वोस्तोक धरती की परिक्रमा के लिए 12 अप्रैल 1961 को प्रक्षेपित किया गया। इसमें मेजर यूरी गागरिन भी सवार थे। पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वह सकुशल धरती पर वापस लौटा। इस प्रकार गागरिन को संसार के प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का श्रेय मिला। बताओ 1961 में गए थे ये। गागरिन की यात्रा ने कुल 1 घंटे 48 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे थे। प्रथम चंद्र अवतरण। इसी क्रम में मानव चांद पर भी पहुंचा। कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हासिल हुई। अपोलो अभियान अपोलो 7 1968 से प्रारंभ हुआ था और अपोलो 17 1972 से अवसान में प्राप्त हुआ। तो अपोलो जो सेकेंड है ये इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था कि इसके तहत मानव ने चांद पर कदम रख लिया। चंद्र अवतरण की यह ऐतिहासिक उड़ान 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई। 24 जुलाई 1969 को रात को 9:30 पर समाप्त हुई। यात्री ने नील आर्मस्ट्रांग थे, एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कॉलिंस। पहले दोनों यात्री ने सबसे पहले चंद्र तल पर अपने पैर रखे। तीसरे यात्री कॉलिंस यान ने चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। और भारत के प्रक्षेपण यान SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। यह भारत के आरंभिक रॉकेट SLV-3E2 ने 18 जुलाई 1980 को भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। इसी के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना। और भारत की इस प्रथम रॉकेट की अपनी सीमाएं थी। अपने साथ मात्र 35 से 41 किलोग्राम वजनी रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को धरती की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाले निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। इसमें थोड़ा सा सुधार परिवर्तन करके इसे समर्थित कर दिया गया और फलस्वरूप देश का अगला रॉकेट ASLV अस्तित्व में आ गया, जो अपने साथ 100 से 150 किलोग्राम वजनी उपग्रह को पृथ्वी के 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। फिलहाल SLV-3 और SLV दोनों रॉकेट श्रृंखलाएं समाप्त घोषित कर दी गई। इसके बाद भारत में ध्रुवीय रॉकेट बनाया गया जो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में 1000 से 1200 वजनी उपग्रहों की स्थापना कर सकता है। PSLV भारत की ध्रुवीय रॉकेट 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी है। ये 4 चरणीय रॉकेट है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में ठोस प्राणोदय तथा दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्राणोदय प्रयुक्त किए जाते हैं। प्राणोदय के 2 भाग होते हैं। जो हिस्सा जलता है उसे ईंधन कहते हैं और जो जलने में सहायक होते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं। ध्रुवीय रॉकेट के प्रथम चरण के साथ 6 बूस्टर्स और संलग्न रहते हैं और इनमें से भी ठोस प्राणोदय इस्तेमाल होते हैं। इनमें प्राणोदय की मात्रा भी आवश्यकता अनुसार कम अधिक की जा सकती है। प्रथम चरण की मुख्य मोटर और उससे संलग्न बूस्टरों में ठोस प्राणोदय HTPB प्रयुक्त होता है। ध्रुवीय रॉकेट का दूसरा चरण प्राणोदय संचालित है। इसमें ईंधन के रूप में UDMH
और ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा चरण ठोस प्ररोधक संचालित है और इसमें भी वही HTBB का इस्तेमाल किया जाता है। चौथे और आखिरी चरण में ईंधन के रूप में MMH और ऑक्सीकारी के रूप में MON3 का इस्तेमाल किया जाता है। जब ध्रुवीय रॉकेट अपने साथ हल्के नीति भार मतलब 500-700 किलोग्राम भार के उपग्रह के साथ उपग्रह ले जाता है, तब बूस्टर मोटरों की जरूरत नहीं होती है। ध्रुवीय रॉकेट के इस संस्करण को कोर एलोन वर्जन कहते हैं। जब इससे अधिक भार के 1500 के आसपास नीति भार की स्थापना करनी होती है, तब इसके प्रथम चरण के साथ बूस्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस संस्करण को स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं और इनके बूस्टरों में 9 टन प्ररोधक इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि ध्रुवीय रॉकेट से किसी नीति भार की स्थापना भू स्थिर कक्षा में करनी होती है तो इसे शक्ति समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके लिए PSLV का नया मॉडल लाया गया। PSLV XL कहते हैं और इसके बूस्टरों में 12 टन प्ररोधक प्रयुक्त होते हैं। PSLV XL का इस्तेमाल पहली बार चंद्रयान को उसकी कक्षा में डालने के लिए किया गया और 2013 PSLV XL संस्करण मिशन PSLV 325 के माध्यम से मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार PSLV के नए संस्करण PSLV QL का प्रथम मिशन संपन्न हुआ। इस संस्करण में रॉकेट में 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर का प्रयोग किया गया और 24 जनवरी 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से PSLV नए संस्करण PSLV DL का प्रथम मिशन संपन्न हुआ। PSLV C-52 EOS-04 मिशन तो 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 54वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वर्ष 2022 में इसरो का पहला लॉन्च मिशन है। PSLV C-52 और PSLV के XL संस्करण की 23वीं उड़ान थी। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह EOS-4 और 2 लघु उपग्रह INS-2TD और INSPIRES-1 को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाले सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लीजिए इसके लिए। तो इसका EOS मतलब राव उपग्रह केंद्र भारत है और इसका जो है UR राव उपग्रह केंद्र भारत। तो द्रव्यमान देख सकते हैं इतने किलोग्राम का में है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन थ्रू इसको सारे की सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे विक्रम 1, 2, 3 का एक तुलनात्मक अध्ययन। चलिए इसको कर लेते हैं। विक्रम रॉकेट श्रृंखला नामक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया। विशेष रूप से यह मॉड्यूल अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है जिसे लघु उपग्रह बाजार हेतु डिजाइन किया गया है। तो विक्रम रॉकेट श्रृंखला के अंतर्गत 3 विक्रम रॉकेट शामिल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला विक्रम रॉकेट जो है ये 500 किलोमीटर की निम्न झुकाव वाली कक्षा में 480 किलोग्राम और 500 किलोग्राम की SSPO में 290 ग्राम और विक्रम में 500 की निम्न झुकाव में 595 किलोग्राम और 500 किमी की SSPO में 400 किग्रा और सेकेंड में 560 मतलब ज़्यादा है, ये ज़्यादा एडवांस है। तो आर्किटेक्चर ध्यान दीजिए, इसको कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में सब जो करेंगे एक्सप्लेनेशन उसमें कर लेंगे हम। चीन का मंगलयान मिशन तियानवे है, मंगलयान है और ये UAE का प्रथम मिशन होप है जो 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष क्षेत्र केंद्र से संयुक्त अरब अमीरात के लिए पहले मंगल मिशन होप का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। और चंद्रयान 2 2019 श्रीहरिकोटा और चांगई 5 जो है ये भी चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर अंबालाल साराभाई हैं। और नेक्स्ट है निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो वह है विक्रम साराभाई। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वह है आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। भारत के अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया तो वो किया गया आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था तो वो किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया का नाम क्या है? तो वह है प्रोफेसर UR राव।
तो प्रोफेसर U.R. राव एक महान भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे, जिनकी 24 जुलाई 2017 को बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर निधन हो गया था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को इन्होंने ही डिजाइन किया था, जिन्हें 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे और 1976 में पद्म भूषण तथा 1917 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। अमेरिका के सैटेलाइट ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले वो पहले भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। वह जंतु जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की वो कौन सा कुत्ता था? तो लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में आने का प्रथम जंतु थी। 3 अप्रैल 1957 की स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष भेजा गया? तो लाइका नाम था उसका। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वप्रथम ठीक है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वह थे यूरी गॉगरिन। तो 14 अप्रैल 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ के वॉस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया गया था। यूरी गॉगरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्रीगणेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गॉगरिन है, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। वॉस्टॉक 6 मिशन 1963 द्वारा सोवियत संघ की वैलेंटीना तेरेस्कोवा ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा है वह कौन था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोलशास्त्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंग ने अपोलो 2 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ईगल नामक लैंडर के माध्यम से सर्वप्रथम आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे थे और तत्पश्चात जब एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया तब कॉलिंग्स अपोलो कैप्सूल में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते रहे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड ये है मार्क वेंडहेल। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 30 मार्च 2022 को नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडहेल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एक उड़ान मिशन पूरा किया। यह इतिहास में किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षी उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। इसके पूर्व यह रिकॉर्ड स्कॉट केली के नाम था। टीम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है अंतरिक्ष यात्री के रूप में। टीम पीक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ज्ञातव्य है कि ये ब्रिटिश वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक्सरसाइज सम्मिलित नहीं है? तो कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम, एक्सप्लोरर और फैल्कन समुद्रगत केबल तंत्र और डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल और अटलांटिस ये है अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसमें से सम्मिलित नहीं अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। तो ये क्या है? तो अटलांटिस तटबंधन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस शटल है और ये मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यूरियोसिटी रोवर ये नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत 2011 में फ्लोरिडा के एटलस 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। और मैसेंजर बुध ग्रह की सतह पर भू रसायन और अंतरिक्ष पर्यावरण के अध्ययन हेतु 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है। और रुस्तम 1 DRDO की बेंगलुरु स्थित इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित मानव रहित विमान है। और आकाश 2 विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश का 9 संस्करण है। निम्नलिखित में कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यात्री है? तो अटलांटिस। तो 8 से 21 जुलाई के मध्य संपन्न शटल अटलांटिस की अंतिम उड़ान के साथ ही नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम का समापन हो गया। कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनर्प्रवेश के दौरान ध्वस्त हो गया था। स्पेस शटल डिस्कवरी का अंतिम अंतरिक्षीय मिशन 24 फरवरी 2011 से 9 मार्च 2011 के मध्य संपन्न हुआ। एवेंडर अपने अंतिम अंतरिक्षीय मिशन पर 16 मई 2011 को प्रक्षेपित किया गया था तथा 1 जून 2011 को यह पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा, जिसके बाद इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। डाविंसी प्लस और वेरिटास नामक
नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। तो ये मिशन संबंधित हैं शुक्र ग्रह से। डेविल्सिंग और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 मिशन संबंधित हैं। और डेविंसी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन एंड नोबल गैस केमिस्ट्री इमेजिंग। और वेरिटेंस है वीनस एमिसिव रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेवेंसी शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करेगा, जबकि वेरिटेंस शुक्र की सतह का मानचित्रण करेगा। नेक्स्ट है अंतरिक्षयान है प्रयोजन है। कैसिनी हाइगेंस से शुक्र की परिक्रमा करने वाला डाटा का पृथ्वी का संचरण गलत है। मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण ये सही है। और वायेजर 1 और 2 बाह्य और सौर परिवार का अन्वेषण ये भी सही है। तो ये 2-3 राइट। तो कैसिनी हाइगेंस शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्षयान था। यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। नासा का अंतरिक्षयान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो वह शनि के मिशन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्षयान है? तो कैसिनी एक अंतरिक्षयान है। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्षयान था। टेक्सार इजराइल उपग्रह है जिसे भारत के PSLV यान से प्रक्षेपित किया गया था। एपोफिस एक एस्टेरॉयड है तथा स्पिट्जर नासा द्वारा स्थापित अंतरिक्ष दूरबीन है। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयान को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिससे प्रत्येक भुजा का मिलियन किलोमीटर लंबी और यानों के बीच से लेजर चमक रही। तो वह इवॉल्वस लीसा। प्रश्न में निर्दिष्ट एल्वोस लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना को संदर्भित करता है। लीसा का एक ऐसा प्रस्तावित अंतरिक्षीय मिशन है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना तथा उनका सटीकता के साथ मापन करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस मिशन का संचालन करने, जिसमें नासा एवं वैज्ञानिक एक अंतर्राष्ट्रीय संघ में भी सहयोग कर रहा है। इवॉल्वर्ड लीसा का प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की प्रकृति में उड़ान भरेंगे, जिससे प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना एवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो उसमें गुरुत्वीय तरंगों का समुच्चयन करना यही है, गुरुत्वीय तरंगों का समुच्चयन करना। नेक्स्ट है ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया। निम्न सूची में उन्हें चिन्हित कीजिए। तो एक अंतरिक्ष यात्री ऐसी अंतरिक्षी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। तो 30 अगस्त 2009 को यूरोपीय कंपनी EADS की सहायता कंपनी एरियन स्पेस ने एक ऐसे अंतरिक्षयान की डिजाइन तैयार की जिसे पृथ्वी से किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने की आशंका पर तैनात किया जा सकता है और इस खतरे से बचाव किया जा सकता है। इसकी परिकल्पना 2005 में एडवर्ड T. ल्यू एवं स्टैनले G. ग्लोव ने दी थी। हाल ही की वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व? इस प्रेक्षण का महत्व है गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ। तो लीगो एवं फेर्गो ऑब्जर्वेटरी द्वारा पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के फलस्वरूप अंतरिक्ष काल में उत्पन्न हुई गुरुत्वीय तरंगों को सूचित किया गया, जिसमें प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के आधार पर प्रस्तुत गुरुत्वीय तरंगों के पूर्वानुमान की पुष्टि की हुई। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया सितंबर 2015 में। अगला वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन? यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा संभव प्रभाव होंगे? तो GPS और दिक् चालन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। दूसरा है विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। तीसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकता है। और पृथ्वी के अधिकांश, तो इसमें जो है दूसरा तो नहीं है, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 1 3 4 6 7 है। 1 3 4 6 7 यही है। तो नेक्स्ट है, तो इसमें है सौर प्रज्वाल, कोरोनल मास इंजेक्शन, उच्च गति की सौर पवन और सौर ऊर्जा कण, ये सभी सौर गतिविधि के रूप में है। प्रज्वाल वास्तव में सूर्य की चुंबकीय ऊर्जा के निर्मोचन के द्वारा हुई विकिरण के तीव्र विस्फोट है। प्रज्वाल हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं और प्रज्वाल उच्च ऊर्जा कणों एवं
विकिरण युक्त होते हैं जो जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक हैं, और प्रज्वाल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एवं वातावरण के कारण पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु ये पृथ्वी के ऊपरी वातावरण तक पहुंचने पर पृथ्वी के आयनमंडल क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां बाधित या विफल हो सकती हैं। उपग्रहों की कक्षाएं निक्षुब्ध हो सकती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित होती हैं। अगला है कथन कारण। अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण है, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाता है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। सही है। संगीत की एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो समानता आवृत्ति के परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो ये जो है सही नहीं है। अच्छा, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो तुल्यकारी उपग्रह भू स्थिर उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। इस कक्षा में स्थापित एक उपग्रह के दायरे में धरती का 1/3 भूभाग आ जाता है। यदि इस कक्षा में 3 उपग्रह समान दूरियों पर स्थापित किए जाएं तो सारी दुनिया में संचार व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है। दूरसंचार प्रसारण हेतु उपयुक्त उपग्रहों को भू अपरगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब क्या होता है, जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है और कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल पर होती है। तीनों के तीनों सही हैं। 22,236 किलोमीटर की उच्चता पर होती है, तो ये सही नहीं है। ये है लगभग 22,236 किलोमीटर होती है, मील होती है। ठीक है, किलोमीटर नहीं, मील होती है तब। अगला है भूस्थैतिक स्थिति क्या है? तो भूस्थैतिक स्थिति है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है और पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से दूसरे स्थान पर होती है तब। भूस्थिर उपग्रह घूमता है तो घूमता है स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ईजो स्फीयर बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद एक भू स्थिर उपग्रह काला होता है तो वह होता है एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटे का होता है। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो पहला है, तुल्यकारी उपग्रह का पथ वृत्ताकार होता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए क्या? तो पृथ्वी तुल्य ग्रहों को अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले धरती जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश के उद्देश्य में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नामक अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना की थी। केपलर मिशन मार्च 2009 में प्रक्षेपित किया गया। 9 वर्षों तक संचालित होने के बाद 30 अक्टूबर 2018 को नासा ने इसे सेवा मुक्त कर दिया था। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो वह रखा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान कोलंबिया 23 जुलाई 1999 को किया गया था। इसका नामकरण भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर किया गया है। मिशन वर्तमान में अंतरिक्ष में सक्रिय है। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के 1650 किलोमीटर की एक कक्षा में स्थापित है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो सही क्या है? तो 28 सितंबर 2015 को इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किया था। एस्ट्रोसैट का कुल वजन 1513 किलोग्राम है। इसे पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। यह स्पष्ट है कि दो असत्य हैं। भारत के अलावा अब तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिका, रूस एवं जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष में ऐसी वेधशालाएं स्थापित करने की उपलब्धि प्राप्त की है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है? तो वह है भारत
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है तो वह भारत में है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटाकामा मरुस्थल में सेरो चाएज नेटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला है। ये समुद्र से 5,640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्नकाल में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित हानले गांव के समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2001 में स्थापित की गई। ठीक है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का अध्यक्ष था? तो उस समय थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, उसके बाद है तो के कस्तूरीरंगन 1994 को अगस्त 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में ही भारत ने 21 मार्च 2000 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5G रॉकेट द्वारा इनसैट 3B संचार के उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं तो वह अध्यक्ष हैं जी माधवन नायर। तो प्रश्नकाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो के नए चेयरमैन निम्नलिखित में कौन हैं? तो वह हैं एस किरण कुमार। 14 जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2018 तक इसरो के अध्यक्ष एस किरण कुमार थे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो वह हैं एस सोमनाथ। अगला है भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया। भारत स्टारवर की तैयारी कर रहा है तो कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है, आर गलत है। भारत की दूरसंचार प्रसारण मौसम विज्ञान आदि के क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनसैट भू-स्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला इसरो द्वारा प्रक्षेपित की गई। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु कारण गलत है क्योंकि भारत स्टारवार की तैयारी नहीं कर रहा है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला को दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है इनसैट लाई जा रही है। तो इनसैट भारतीय उपग्रह प्रणाली इसरो द्वारा शुरू की गई बहुउद्देशीय भू-स्थिर प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला है जो दूर संचार प्रसारण मौसम विज्ञान तथा खोज व बचाव कार्य के लिए उपयोगी है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विज्ञान दूरसंचार विभाग मौसम विभाग आकाशवाणी दूरदर्शन का एक संयुक्त उद्यम है। 1983 में शुरू हुआ इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है किसका? मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का। निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं है? तो वह MF। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। अगला भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया तो वो छोड़ा गया था बैकानूर से। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-IA को 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फसल की उपज का आकलन करने के लिए, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण करने के लिए, खनिज का अन्वेषण करने के लिए। इन दोनों के लिए नहीं किया। तो 1 2 3 सही है। तो अगला निम्नलिखित में से किसका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति पररहित का अंश जानने के लिए, या किसी विशेष स्थान के धान के खेतों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, या किसी विशेष स्थान पर भूपृष्ठ तापमान। तो तीनों के तीनों सही, तीनों को जानने के लिए किया जाता है। अगला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में 1994 की अवधि में पहली अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया कि वह तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया कोरू से। ठीक है, इनसैट 3C का प्रक्षेपण दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया था। इनसैट श्रृंखला के उपग्रह GSAT-10 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू से 29 सितंबर 2012 को किया गया। संचार उपग्रह GSAT-31 का प्रक्षेपण कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना 6 फरवरी 2019 को किया गया। 17 दिसंबर 2020 को भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया। इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो वह है इनसैट 4A। PSLV-C-37 द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए हैं? तो वह हैं 104।
निम्नलिखित भारतीय अनुसंधान प्रोग्रामों का सही अनुक्रम क्या है? तो उनका सही अनुक्रम होगा, पहले साइट होगा, फिर उसके बाद स्टेप होगा, फिर होगा एप्पल, फिर IGMD। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट तो 1975 में नासा तथा इसरो द्वारा किया गया। स्टेप है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट 1977 का। और एप्पल है एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण। एरियन रॉकेट 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। IGMD इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का शुभारंभ DRDO द्वारा 1983 में किया गया। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था तो कोरू फ्रेंच गुयाना से। तो एप्पल उपग्रह 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह था। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया तो वो छोड़ा गया 19 जून 1981 को। भारत की इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो किया गया था 12 जून 1990 को। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। नेक्स्ट है सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C को हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई। उसका भार था 2168। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया? तो छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से। और भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRNSS के तुल्यकालिक कक्षाओं में 3 उपग्रह और भूतुल्यकालिक कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्यक्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। तो पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। अगला है नेविक का फुल फॉर्म क्या है? तो नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा का विषय थी वह क्या है? तो वह है यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है? तो GPS प्रयुक्त होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। और GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हो सकता है? तो वह हो सकता है मोबाइल फ़ोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण करने के लिए। तो तीनों के तीनों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के कुछ दशकों के उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ABCD यानों के बनाने का सही कालक्रम क्या है? तो ये है SLV 1969 को और उसके बाद है 24 मार्च 1987 को ASLV 1987 को। और फिर उसके बाद है यहाँ पर दिया गया 1993 का PSLV और जो GSLV 2001 को। देखिए पहले SLV फिर ASLV फिर PSLV फिर GSLV। निम्नलिखित जोड़े सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV 3 तो ये बना था ये रोहिणी सैटेलाइट है के द्वारा भेजा गया था। और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है वो है YSROS-C और ध्रुवी जो है वो है चंद्रयान 1। और भू समकालीन प्रक्षेपण यान है जो है ये है SROS-C नहीं EDUSAT है। इस तरह से डी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है रोहिणी और SLV 3 और ASLV YSROS-C और ध्रुवी PSLV चंद्रयान 1 और GSLV EDUSAT। दिए गए मानचित्र में अंतरिक्ष संगणक इकाइयों की अवस्थिति 1 2 3 4 अंकित है। इन इकाइयों को नीचे दी गई सूची में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करिए। तो वह होगा ये होगा का पूरा देख लीजिए इसका। वैसे आप इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन है जो अवस्थित है तो वह कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद है चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ है तो आज ना आज से आपका वीडियो भी डिस्टर्ब होगा इसलिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।